बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। कल बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है मुल्तान सुल्तान ने कोटा के ख़िलाफ़ और 79 रन से कामयाबी हासिल की है और इस मैच के बाद मुल्तान सुल्तान एक दफ़ा फिर टॉप पोजीशन पर फाइज हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग 9 में। और कल के मैच के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो एक दफ़ा फिर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है कप्तान मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान ने। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मैच कुछ ज़रूर अच्छा हो गया था। अगर थोड़े दिन मज़ीद उमर बिन यूसुफ खेल जाते तो शायद कोटा ग्लैडिएटर्स मैच में कामयाबी हासिल करता हुआ दिखाई देता। लेकिन फिर एक दफ़ा जो अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की उम्दा बॉलिंग कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद अली ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। क्रूशियल वक्त पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर उन्होंने विकेट हासिल की। उसके साथ साथ भरपूर तौर पर इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करने वाले उसामा मीर जो अब तक हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर हैं पाकिस्तान सुपर लीग 9 की, उन्होंने ट्रम्प कार्ड साबित हुआ मुल्तान सुल्तान के लिए और उन्होंने कल कामयाबी में बड़ा अहम रोल अदा किया मैच में। इन सारी सूरत पे बात करेंगे और जो अब मैचेस है शुरू होने वाले हैं क्वालिफाई और फिर एलिमेंटर मैचेस शुरू होंगे उस हवाले से भी बात करेंगे। कौन सी टीम सबसे टॉप पोजीशन पे ऐसा लगता है कि टाइटल की जिस में जीतने की लगन लगती हुई नज़र आ रही। सारी सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो विनिस टीम का हिस्सा है। उनके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट है और इकबाल मेमन मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर हमारे पास यहाँ हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं हमारे शो के लिए। तो सबसे पहले रियाजुद्दीन की तरफ चलते हैं। रियाजुद्दीन साहब, कल के मैच को आपने किस तरह देखा और ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान को जो 2-3 बॉलर्स के फ्रंट लाइन मिली हुई है, उसामा मीर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, मोहम्मद अली बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है और भरपूर तौर पर साथ अब्बास आफरीदी दे रहा है। गो के इसी के बरक्स अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स के पास ऐसा ही पिछले 2 साल से बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन इस साल भी उनके पास मौजूद थी, लेकिन हमने देखा हारिस रऊफ थोड़ा सा अनफिट हो गए, जमान खान मुकम्मल परफॉर्म नहीं देते रहे, फिर कप्तान शाहिनशाह आफरीदी बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग को तरजीह देते नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्तान सुल्तान ने इस पूरे PSL 9 में सबसे ज़्यादा यानी 7 मैचेस जीते हैं और सिर्फ उन्हें 3 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देखें तो उन्होंने जो है ज़ाहिर 6 मैचों में कामयाबी हासिल की, 3 में उन्हें शिकस्त हुई। और लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है उसने 5 मैचेस जीते, 4 मतलब उन्हें शिकस्त हुई। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 जीते, उन्हें भी 4 में शिकस्त हुई। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्तान सुल्तान की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और उनके कमोबेश तमाम प्लेयर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दिया और लग रहा था कि इनकी टीम का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक कल के मैच की बात है कराची किंग्स के खिलाफ, तो आप ये देखें कि रिजवान ने जिस तरह से कैप्टन इनिंग्स के लिए उन्होंने 69 कोयटा ग्लैडिएटर्स के जी, तो मतलब ये कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि पूरे टूर्नामेंट में रिजवान जिस तरह से उन्होंने कैप्टनशिप की है, कैप्टन्स इनिंग्स खेली हैं, उनकी टीम जो है वो आप ये देखें कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपनी टीम में चेंजेस भी वो करते रहे, जीतते रहे। उन्होंने मैचेस भी ज़ाहिर है मतलब 3 मैचेस हारे हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने चेंजेस भी की, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं मतलब अपनी टीम को आगे लेके निकलते रहे। और आप देखें कि मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स मतलब उसके खिलाफ भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। सबसे अच्छी बात ये थी कि एक तो बैटर्स भी उनके चले और कल जिस तरह से वो मैच जीते हैं उसमें उन्होंने मतलब ये साबित कर दिया कि उनका जो बॉलिंग अटैक था उसने भी मार्कतुलारा परफॉर्मेंस पेश की। बहुत ही कॉन्फिडेंट मतलब उनके बॉलर्स हैं बॉलिंग का मुजाहरा किया। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि उसामा मीर जो है टॉप विकेट टेकर हैं, 21 मतलब ये कि उन्होंने विकेटें ली और उनका जो सबसे बेहतरीन था वो 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था 22 पे। इसी तरह लकीली आप देखें कि मोहम्मद अली, वो भी उनका भी ताल्लुक मुल्तान सुल्तान से और उन्होंने वो नए थे लेकिन उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश की और उन्होंने भी 17 विकेटें ली और उन्होंने 1 विकेट जो है उनका बेहतरीन जो रिकॉर्ड है वो 35 रन पर उन्होंने 1 विकेट ली थी। फिर उसके बाद अबरार का नंबर आता है, अबरार से जो तवक़्क़ात थी वो उन्होंने पूरी की हैं, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं, 15 विकेटें उन्होंने ली हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात रही वो ये रही कि अकील जिनका ताल्लुक कोयटा ग्लैडिएटर्स से और वेस्ट इंडीज़ से है, उन्होंने जो है आपकी जो PSL थी 9 उसमें 4 चांद इस तरह से लगाए कि उन्होंने एक मैच में न सिर्फ हैट्रिक की 4 विकेटें ली, उन्होंने हैट्रिक भी अंजाम दी। तो ये मतलब ये ऐसे रिकॉर्ड होते हैं, ऐसी मतलब परफॉर्मेंस होती है जिससे आपके टूर्नामेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती है।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस PSL में एक तो ये हुआ कि हमें जैसे हर तरह हर साल हर तरह मतलब हर शोबे में हमें नए और अच्छे मतलब खिलाड़ी मिलते हैं, तो इस PSL में भी हमें नए और अच्छे खिलाड़ी मिले। लेकिन एक चीज़ जो सबसे देखने वाली थी वो ये थी कि बाबर आजम जो मतलब ये कि हमेशा से PSL में टॉप स्कोरर रहे हैं, इस दफ़े भी वो 498 रन बना के जो है टॉप स्कोरर हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। ICC रैंकिंग में भी वो नंबर 1 है और यहाँ पे भी साइम अय्यूब के साथ जो है उन्होंने बेहतरीन मतलब एक परफॉर्मेंस दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि जो उन पे एक पहले वो कप्तान थे पाकिस्तान टीम के और उन पे जो क्रिटिसिज्म होता था तो वो साइकोलॉजिकली मेरे ख्याल से आम टूर्नामेंट्स में भी अच्छा नहीं फील कर रहे थे, लेकिन मुझे लग ही रहा है कि एक साइकोलॉजिकल अच्छा असर अब पड़ा है उनके कप्तानी से हटने के बाद कौमी टीम के, कि वो अब बिल्कुल फ्री माइंड होकर मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस से हमारे नौजवानों को भी सीखना चाहिए। साइम अय्यूब की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। तो जो आपने शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र किया कि शाहीन शाह अफरीदी जो है जहाँ वो बॉलिंग में नाकाम हो रहे हैं तो वो बैटिंग पे अब तवज्जो दे रहे हैं। देखें ये लेकिन अब शाहीन शाह के लिए हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद खबरें ऐसी आ रही हैं क्योंकि उन्होंने कप्तानी, शायद ऐसा लगता है कि T20 पाकिस्तान टीम के वो कप्तान भी हैं, ऐसा लगता है खतरा दिखाई दे रहा है उनकी कप्तानी को। देखें शहजादा, सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप मतलब नेचुरली नीचे से निकल के आएँ, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पेश करें। देखें ये जो इस एरा है ना बड़ा स्मार्ट है, बड़ा मतलब है कि इस वक्त अटैकिंग क्रिकेट जो है खेली जाती है और प्लेयर्स को लोग यही कहते हैं कि यार इनकी अप्रोच जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो अब तो ये है कि एक से ज़्यादा शोबों में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी तो आपका सर्वाइवल है, वरना इतने लड़के आ रहे हैं कि वो विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं या मतलब अच्छे बॉलर भी हैं, तो अब लड़कों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। शाहीन शाह अफरीदी ने जब ये देखा कि हालांकि उनकी जो परफॉर्मेंस जब वो इब्तदाई दिनों में आए थे तो आप देखें कि सामने वाले बैट्समैन जो है वो घबरा के उनकी टांगें कांप पकड़ती थी और यकीनन वो विकेटें भी लेते थे। लेकिन जब से हमने देखा है कि वो एक दफ़े जो उनको फिटनेस मसाइल का मतलब सिलसिला रहा उनके साथ, 2-3 महीने तक वो बॉलिंग नहीं कर सके, फिर हाल ही में आप देखें कि वो फिर अनफिट हुए, तो उसके बाद से उनका बॉलिंग में वो रिदम नहीं आ पा रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए कि टीम में जगह बरकरार रखने के लिए उन्होंने जो है बैटिंग पे तवज्जो दी है और नो डाउट कि उन्होंने इस PSL के दौरान बैटिंग भी मतलब 50 भी की है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा शोबे में अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी टीम में जगह बनती है। लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि उसामा मीर जो हैं वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और उसके साथ साथ मोहम्मद अली जो नए आए हैं और उन्होंने आते ही साथ मतलब एक कमाल कर दिया। तो जैसे हसन अली ने पिछले दिनों ये बयान दिया था, चलें इसमें मजीद भी बात करेंगे। रियाज साहब, इकबाल मेमन साहब से बात करें क्योंकि बात हो रही है बाकायदा तौर पर इससे विकेट टेकिंग के हवाले से कि सबसे ज़्यादा उसामा मीर एक ऐसा बॉलर निकल कर आया, लेग स्पिनर, जिसने काफ़ी मुतासर किया, फिर कौमी टीम का हिस्सा बना। PSL 9 में उसने एक नई तारीख रकम कर दी है, वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर भी बन गया है। 21 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली हैं उसामा मीर ने। इसके बरक्स अगर हम देखें तो लास्ट जो सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर थे अफगानिस्तान के राशिद खान थे, जिन्होंने 20 विकेटें हासिल की थी। आप समझ रहे हैं एक अच्छा इजाफा है। गो के उन्होंने अपनी बैटिंग पे भी तवज्जो दी, ऑलराउंडर कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं उसामा मीर। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं उसामा मीर को आप? देखिए बहुत ज़बरदस्त है मुस्तकबिल भी, और क्या है कि खिलाड़ी तो हम हमेशा निकालते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, लेकिन ये कि अब है कि हमारी सिलेक्शन कैसी रहती है। और जिस तरह अभी बातें हो रही हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर प्रेशर है, ठीक है, उसके वो ऊपर नेचुरल प्रेशर है। राशिद खान नहीं खेले उनके पास, और हारिस रऊफ भी जो है वो मिडवे में ही इंजर्ड हो गए, और फिर फ़खर जो एज ए बैट्समैन वो भी इतना ज़्यादा क्लिक नहीं कर सके, जो रिसेंटली सिर्फ उन्होंने एक 50 जो बनाई। तो इसका जो प्रेशर है वो डेफिनेटली नज़र आता है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, और मैं यही कहूँगा कि सिलेक्शंस को जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसे ना हो कि उसके ऊपर खामखा में एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया जाए जैसे बाबर के ऊपर डाला था। और क्योंकि परफॉर्मेंस की वो कोशिश तो कर रहे हैं, एफर्ट नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक बुखलाहट भी है क्योंकि अकेले वो जो है वन मैन शो तो नहीं हो सकता ना, उसके साथ फिर जमान के ऊपर भी जो है प्रेशर आ गया है, क्योंकि हारिस रऊफ जैसा बॉलर और राशिद खान जैसा जो बीच के ओवरों को जो है कंट्रोल करता है, और सबसे अच्छा उसका जो है ना वो एवरेज है उसका रन रेट का रोकने का। तो राशिद खान जैसा खिलाड़ी जो पूरे PSL में रन रेट में सबसे ज़्यादा रन्स रोकता है, मिडिल ओवर्स के अंदर अच्छी और बिल्कुल, और एक प्रेशर डालता है, विकेट्स भी लेता है, अच्छा, और टॉप ऑफ दैट वो बैटिंग भी करता है, ठीक है ना, बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है।
और मैं शहनशाह अफरीदी की जो इंटरव्यूज़ आए हैं उन पे मैं उनके साथ मुत्तफिक हूँ कि परफॉर्मेंस जो है इतनी तो 100% तो नहीं थी जो लास्ट ईयर वाली है, लेकिन ये कि कोशिश उन्होंने की है। और आप देखें कि बहुत सारे जो मैचेस हैं वो लास्ट ओवर में या लास्ट बॉल पे वो आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जेल नहीं हो पाई है लाहौर कलंदर्स की टीम में पूरे टूर्नामेंट के अंदर। मोइन बिल्कुल डेफिनेटली एक बुखलाहट तो होती है, एक प्रेशर तो होता है। इतना जो हाई फाई किस्म की गेम हो रही है और उसमें राशिद खान जैसा खिलाड़ी और फ़खर जमान जैसा बैट्समैन और आप हारिस रऊफ़ जैसा बॉलर जो डेथ ओवर में भी और मिडिल ओवर में भी कामयाब तरीन बॉलर था, वो जो है ना हो तो फिर एक बौखलाहट आती है। एट द बैक ऑफ योर माइंड एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। और फिर जिस तरह आपने बताया कि हो सकता है कि उनकी कप्तानी पे भी सवाल आ जाएं, तो ये प्रेशर डेफिनेटली आ रहा है और इसी वजह से वो बैटिंग पे भी वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो उनकी जो आर्सेनल पे जो उनके वेपन्स हैं उसमें यॉर्कर लेंथ पे उसकी बॉल इतनी अच्छी नहीं आई इस दफ़े जितनी पिछले सालों में रही है। और यही जिक्र वसीम अकरम ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो भी कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ का जो है फ़र्क आया, क्योंकि लास्ट ओवर्स में उसने 13 और 14 रन्स दिए हैं, तो इससे जो है उसका इम्पैक्ट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं रहा। और डेफिनेटली ये प्रेशर तो हाइप इसकी क्रिएट होती ही होती है। और इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना अच्छा खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के लिए भी कप्तानी की है और 2 दफ़ा लाहौर कलंदर्स के लिए जो है वो टूर्नामेंट जीता है। और आप देखें कि इन 2 सालों में जो जीते हैं ये, उससे पहले जो है वो लाहौर कलंदर डाउन थी। अब इस दफ़े भी कुछ खिलाड़ियों की वजह से डाउन हुई है, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट ईयर है या फॉलोइंग ईयर है उसमें एक बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन ये कि टिल ही गेट्स दोज प्लेयर्स बैक। चलें, इस पे तो अच्छी बात है, मज़ीद और गुफ्तगू रहेगी इस पे खिलाड़ियों के हवाले से। रियाजुद्दीन साहब, कल के मैच पे थोड़ी बातें कर लें तो अगर 186 रन का हदफ दिया गया और ऐसा लगता था कि कोयटा की जो बैटिंग है वो हमेशा हमने देखा कि वो चेज़ नहीं कर पा रही है बैटिंग उनकी कोयटा की, और ऐसा लगता है कि इसका जो है आने वाले मैचेस में बड़ा असर होगा, क्योंकि तकरीबन टीमें उनके इस हदफ के ताक़ुब में जान चुकी हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इतनी आसानी से अपने हदफ को चेज़ नहीं कर पाती। कल भी हालांकि कप्तान ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने हदफ को चेज़ करने का फ़ैसला किया और 106 रन पर उनकी टीम में ढेर हो गई, 79 रन से शिकस्त हो गई। तो कैसा देखा कल के मैच को आपने ओवरऑल? लेकिन शहजादा, किसी भी मैच में जो टॉस जो टीम जीत जाती है ना, उसको उसका एडवांटेज ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आप टॉस मतलब जीतने के बाद अब जो भी चूज़ करते हैं, चाहे फील्डिंग या बैटिंग, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आपके मैच जीतने के चांसेस जो हैं वो 70% होने चाहिए। वो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से हथियार डाल दें और आपकी परफॉर्मेंस ही ना हो। लेकिन चेजिंग में हल्की है, ऐसा लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इसके बावजूद कि मतलब है कि वो परफॉर्मेंस दे सकते थे। हालांकि आप ये देखें कि ये जो था स्लो ओवर टर्निंग, मतलब विकेट जो थी टर्निंग थी, स्लो थी और मतलब बाउंसी भी थी। तो ये चीज़ मतलब आप देखें कि बहुत कम विकेटों में ऐसा होता है पिचेस में कि इस तरह की विकेटें हों। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जब आप एक फ़ैसला ले लेते हैं कि जी आपने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद अगर फील्डिंग ली है, तो फिर अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये कि फिर आप जो है सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो। मैं समझता हूँ, देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है इस वक्त जो टॉप 4 टीम है उसमें चौथे नंबर पे है। अच्छा, अब जो इनका मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से, ठीक है ना। यूनाइटेड थोड़ी सी इस्लामाबाद यूनाइटेड पे अगर बात कर लें रियाजुद्दीन साहब, तो अगर मैं देखूं, मैं गलत ना हो तो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऐसी टीम है जो चेज़ में मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी टीम है। अच्छी टीम है, लेकिन देखें जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी 5 मैचेस जीते हैं, इन्होंने भी 5 जीते हैं, इन्होंने भी 4 हारे हैं और इस्लामाबाद मतलब है कि उन्होंने भी 4 हारे हैं। तो उस तरह से तो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो सही है कि मतलब चेजिंग के हवाले से उनकी टीम जो है वो खड़ी हो जाती है और जेल हो जाती है और वो फाइट करते हैं। हालांकि अभी उनके आजम खान सिर्फ एक मैच में चले। हाँ, आजम खान का खैर फ्यूचर तो ताबनाक है। वो थोड़े से मुझे डिसहार्टेड लगते हैं जो उनको न्यूजीलैंड की जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था उसमें मतलब वो उनके मुताबिक सही ये तो मौका था ना रियाजुद्दीन साहब, भरपूर तौर पर मौका था। यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको भरपूर तौर पर मौका भी फराहम किया, तमाम मैचेस खिलाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि आपको अगर वहाँ मौका नहीं मिले तो यहाँ तो अपनी मतलब जो परफॉर्मेंस थी उसको
जस्टिफाई करने का बेहतरीन मौका था, करनी चाहिए थी, नहीं की। अब ये मतलब वो खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं की, इसलिए कि अगर आपने वर्ल्ड कप से पहले और जो एक टीम आ रही है न्यूजीलैंड की उससे कबल अगर आप अपने परफॉर्मेंस जो है अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं खराबी, इसलिए कि प्लेयर्स इतने चले आ रहे हैं पीछे कि आप मतलब ये कि हर जो है इस वक्त कंपटीशन जो है बड़ा सख्त है। तो मेरे ख्याल से उसकी सर्वाइवल के लिए जो है बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच के साथ सारे खिलाड़ियों को जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की और कोयटा ग्लेडिएटर्स की, जो इनका अब मतलब मैच होगा, तो इन दोनों का जो एलिमिनेटर का जो मैच होगा ना, इसमें जो टीम हारेगी वो तो हो जाएगी बाहर, लेकिन जो पहली और दूसरी टीमों का जो मैच होगा यानी मुल्तान सुल्तान और पेशावर की टीमों का जो मैच होगा, उसमें से जो टीम जीतेगी वो तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन जो हारेगी उसको एक और चांस होगा फाइनल में पहुंचने का, और उसका मुकाबला जो है कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के विनर से होगा। यानी मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की जो लूजिंग टीम होगी उसका मुकाबला जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जो एक टीम जीतेगी उसके साथ मुकाबला होगा। यानी जो टॉप की दो टीमें उनके लिए मौका होगा कि एक मतलब वो फिर अब फाइनल में जगह बना सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो लीग के मैचेस होते हैं उसमें तो एक थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है खिलाड़ी कि यार चलो अगर हम मतलब हार भी गए। अब आप ये देखें कि जैसे अभी लाहौर की बात हो रही थी, लाहौर की टीम यकीनन मतलब ये कि आप ये देखें ना कि 10 में से सिर्फ एक मैच जीती है, 8 मैच हार गई और एक मैच तो उन्हें पॉइंट मिल गया था बारिश की वजह से। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने ज़्यादातर मैचेस जो हैं बड़े क्लोज मार्जिन से हारे हैं, यानी 2 मैचेस जो है वो तो आखिरी गेंद पे हारे हैं। तो इसका मतलब ये कि लाहौर कलंदर की टीम जो है वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पे, जैसा कि अभी इकबाल मेमन साहब बात कर रहे थे, सही बात कर रहे थे कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस वक्त पड़ा जब राशिद का उन्हें पता चला कि वो खेल नहीं रहे, हालांकि वो मतलब ज़ाहिर इवेंट से पहले ही बाहर हो गए थे, तो वो एक झटका लगा। फिर उसके बाद एक झटका वो लगा जब फ़खर जमान को देखा कि वो चल ही नहीं रहे, तो मतलब प्लेयर्स डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो लाहौर कलंदर की कहानी खत्म हो गई है ना? नहीं, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर जो इससे मतलब टूर्नामेंट की दिफाई चैंपियन थी, तो ये एक प्रेशर तो होता है, और जब उनके खिलाड़ी भी हो गए तो वो भी प्रेशर बना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची किंग्स और ख़ासतौर से लाहौर कलंदर की टीम जो है वो उनका कॉम्बिनेशन मुझे जो है बनता हुआ नजर नहीं आया खेल के दौरान, जो एक नजर आनी चाहिए। हाँ, लेकिन निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस जो थी लाहौर कलंदर की आखिरी पोजीशन पर रहने के बावजूद उनके। चले लाहौर कलंदर की थोड़ी बात की तो कराची किंग्स की इकबाल है मेमन से भी बात कर लेते हैं। इकबाल साहब, जहां लाहौर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही वहां हमने देखा कि कराची किंग्स की परफॉर्मेंस भी खातिर खा नहीं रही है। कप्तान शान मसूद है, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेलने वाले इस टूर्नामेंट में अब तक प्लेयर रह चुके हैं। तो आप समझते हैं कि एक ऐसा प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करता है उसे आप T20 के कप्तान बना रहे हैं और फिर टीम भी जेल नहीं हो पा रही है, मुसलसल नाकामी हो रही है टीम को। हमने देखा लास्ट मैच में जहां पर कप्तान ने थोड़ी सी तब्दीली की, शान ने वहां पर खुद ओपनर नहीं आया, दीगर अपने बैटर्स को भेजा ऊपर बैटिंग करने, वहां फ़र्क आया। वहां फ़र्क ये आया कि जो पावर प्ले के ओवर्स थे वहां उन दोनों बैटर्स ने बड़े अच्छे अंदाज में चेस किए रन को, लेकिन शान मसूद वो मुसलसल परफॉर्म नहीं कर सकते। बेशक वो इस वक्त दुनिया का अच्छा बैटर्स है और ख़ासकर हमने देखा कि दुनिया भर में जितनी भी लीग्स काउंटीज़ होती है वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान है। लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी कराची किंग्स को भी मायूस किया और साथ साथ अगर बात करें तो दीगर जो खिलाड़ी थे उन इसके बाइस शायद ऐसा लगा कि उनके प्लेयर्स भी थोड़ा सा जो है हमें डिसाइडेड नज़र आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी बात ये कि मैं शान मसूद को बहुत अच्छा खिलाड़ियों में नहीं डालता, उस कैटेगरी में नहीं डालता। मेरे हिसाब से वो एवरेज या मीडियोकर खिलाड़ी हैं। ठीक है, कप्तानी उनको मिली टेस्ट क्रिकेट की। दूसरी बात ये है कि जब आप खेल रहे हैं तो आपको जो है सिलेक्शन का बड़ा मसला रहा है कराची का, और स्पेशली कराची की सिलेक्शन का। पहले भी जो कप्तान थे वो भी बोखलाड़ का शिकार रहे इसमें। बिल्कुल है। तो ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रहते हैं।
बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे ख़ासकर शान मसूद के हवाले से कराची किंग्स की कारकर्दगी पर, क्योंकि लाहौर पे हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। कराची किंग्स की कप्तानी पे भी बात हो रही है, कराची किंग्स के परफॉर्मेंस पे भी बात हो रही है, उनकी टीम के हवाले से इकबाल मेमन साहब बात चल रही थी शान मसूद के हवाले से, और जेल भी नहीं हो पाई जिस तरह लाहौर कलंदर्स के साथ मसाइल रहे, वही सेम सिचुएशन जो है कराची किंग्स के साथ रही। गो के कप्तान ज़रा सा सुस्त था, T20 तर्ज का कप्तान नहीं है, उसने कोशिश ज़रूर की टीम को लड़ाने की, लेकिन वो ख़ुद भी अपने बैट से रन नहीं कर पाया। दीगर बैटर्स के लिए भी प्रॉब्लम रही। 2 प्लेयर्स के साथ ज़रूर एक्सपीरियंस होल्डर थे, किरान पोलार्ड और साथ साथ अगर बात करें तो शोएब मलिक, लेकिन शोएब मलिक भी कुछ इनिंग खेल रहे हैं, लेकिन पोलार्ड भी कुछ इनिंग खेल रहे हैं, लेकिन शान मसूद को जहाँ से ऊपर से रन करना था वह करने में नाकाम नज़र आए। बिल्कुल वो कंसिस्टेंट नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इनकी सिलेक्शन पॉलिसी भी जो है ना वो भी कंसिस्टेंट नज़र नहीं आ रही, और बोखलाड़ का शिकार है। इनको शायद कप्तान का तो मसला पहले भी था और अब भी है, और यह है कि शान मसूद जो है जब डॉट बॉल खेलेगा तो वो लीड कैसे करेगा, लीडर हैज़ टू शो द वे, और वो फ्रंट से लीड कर ही नहीं रहे, और इसी वजह से अगर शोएब मलिक भी अच्छा खेल लें या पोलार्ड भी खेल लें तो उनको बेस तो चाहिए ना। लेकिन इकबाल मेमन साहब अगर बात करें थोड़ी सी हम कप्तानी के हवाले से, काफ़ी बातें हम शान मसूद की कप्तानी पे, शहनशाह अफरीदी की कप्तानी पे कर रहे हैं, लेकिन हम अगर कराची किंग्स पे आते हैं, चले वहाँ तो लाहौर कलंदर्स को 2 दफ़ा टाइटल जिताया है शहनशाह अफरीदी ने, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास शोएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर था कराची किंग्स के पास, तो उनके फ्रेंचाइज सलमान इकबाल साहब ने क्यों ना बेहतर, ये ज़्यादा बेहतर फैसला नहीं होता कि शोएब मलिक कप्तानी करते। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक जो है वो ज़्यादा जो है फ्रंट से लीड करते, लेकिन ये कि अब उनकी मैंने जैसे आपको शुरू में ही कहा था कि उनकी सिलेक्शन पॉलिसी जो है ना ऊपर से ही वो बोखलाड़ का शिकार है, और वो समझ ही नहीं पा रहे कि किस खिलाड़ी को जो है वो लेके आएँ जो लड़ा सके टीम को, और ये चीज़ जो है वो, और इवन आप बॉलिंग में भी देख लें तो वो एक मोहम्मद आमिर के अलावा कोई इतना मज़ा नहीं कर रहा, हालांकि वो भी काफ़ी पुराने हो गए हैं, और शोएब मलिक और पोलार्ड के अलावा भी हमें कहीं पे जो है ना कोई उनकी बैटिंग क्लिक करती हुई नज़र नहीं आ रही, और कहीं ना कहीं भी मतलब शान मसूद की वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही, वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा जो आप रिजवान के अंदर देख सकते हैं या पेशावर ज़ल्मी में देख सकते हैं, जो मतलब बाबर लेके आए हैं। वो चीज़ कराची में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, वही उस पर चल रहे हैं पैटर्न में जो पहले से वो चलते आ रहे हैं। तो हालांकि देखें कोयटा है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल चेंज उसमें आया है, ड्रास्टिक वो भी नहीं आया, लेकिन ये है कि कम से कम टॉप 4 में आ गए हैं। अभी इनके पास उम्मीद तो है कि फाइनल में भी से तो सरफराज अहमद को हटाया, अब तो टीम से भी ड्रॉप होते दिखाई दे रहे हैं। मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं सरफराज का? देखिए अब सरफराज ने भी अपने जो भी पुराने लॉरल्स थे और उसके साथ फ़ायदा तो लिया है, और काफ़ी अर्सा चले रहे और खेलते रहे, और आखिर खिलाड़ियों को जो है ड्रॉप आउट होना है, और अपना एक पिनिकल वो कर चुके हैं, शोएब मलिक भी कर चुके हैं, और तो मोहम्मद हफीज़ को भी है नाराज़गी कि उसको लाहौर ने नहीं उठाया। तो ये आखिर ये नौजवानों को आना है, नए खिलाड़ियों को आना है जो ज़्यादा फिट भी होंगे और ज़्यादा अच्छा भी खेलेंगे, और ये जिन खिलाड़ियों का मैंने नाम लिया, ठीक है, सरफराज एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हम समझते हैं कि एक टॉप खिलाड़ी थे, बाकी हफीज़ और शोएब मलिक को मैं उन टॉप खिलाड़ियों पे नहीं डालता, मैं इनको एक सेकंड स्ट्रिंग या थर्ड स्ट्रिंग, यानी कि आप समझते हैं कि वेटरन प्लेयर हो गए, वेटरन प्लेयर भी हैं, और जब इवन जवानी में भी वो जो है मतलब उनके लेवल के खिलाड़ी बहुत सारे थे, मगर फिर वो हम सिलेक्शन पॉलिसी पे जो है इफ्स एंड बट्स काफ़ी आ जाते हैं, लेकिन ये कि अपनी उम्र के हिसाब से शोएब अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, मगर अब उससे ज़्यादा वो आप क्या करेंगे, वो ठीक है, वो के फिटनेस लेवल भी आप शोएब की, बाकी ये बॉलिंग में मोहम्मद आमिर को मैं जो देख रहा हूँ कि वो उनके अंदर अभी तक वो काट है, वो अब मगर अगेन वो वन मैन शो है, वो बॉलिंग में वो नज़र नहीं आ रही है। रियाजुद्दीन साहब, बॉलिंग की थोड़ी बात हो रही है, एक ऐसा बॉलर जो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लास्ट है PSL में अच्छी उम्दा कारकर्दगी रही, पाकिस्तान की तरफ से भी खेलता रहा है, लेकिन कोयटा की नुमाइंदगी इस वक्त उनकी फ्रेंचाइज से कर रहा है, उस्मान कादिर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें मौका फराम नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर देखें तो आरिफ याकूब को उन्होंने मौका फराम किया है, बड़ा ज़बरदस्त वो कर रहे हैं। फिर उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग करते दिखाई दिए,
टूर्नामेंट के अंदर। ओवरऑल अगर उस्मान कादिर, क्योंकि एक लेजेंड है, अब्दुल कादिर के बेटे हैं, और परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है माजी में भी उस्मान कादिर की, और यहाँ पर अगर हम देखें तो लेग स्पिनर बड़ा अच्छा बॉल कर रहे हैं ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में। पेशावर से देखें तो यारिफ याकूब हैं, या यहाँ से अगर देखें तो इब्रार अच्छी बॉल कर रहे हैं, फिर उस्मान तारिक अच्छी बॉल कर रहे हैं। तो फिर आप एक ऐसे स्पिनर्स को डग आउट पे क्यों बैठा रहे हैं जो विकेट से भरपूर तौर पर फ़ायदा भी ले सकता है उस्मान कादिर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उस्मान कादिर को चांसेस तो मिले थे, और मतलब ये कि बाज़ इस मैच इस PSL में नहीं मिले अब तक, इस PSL में ज़ाहिर है उनको नहीं मिले, और मुझे लग ये रहा है कि जो सिलेक्टर्स हैं शायद उनके हवाले से वो जहन बना चुके हैं कि शायद इनका अब करियर जो है लिंगर ऑन नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जाहिद महमूद को भी चांस मिला, और जाहिद महमूद ने भी विकेटें हासिल की हैं। सिर्फ एक वाहिद उस्मान कादिर लेग स्पिनर है जिन्हें कोयटा ने मौका फराहम नहीं किया। जी, मतलब वैसे देखें, मतलब ये ज़्यादती की बात है आपके, मतलब डक आउट पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको ऑन एंड ऑफ मौका मिलना चाहिए, और ऐसी सूरत में तो ज़रूर मिलना चाहिए कि हाँ, उस टीम में थोड़ा मुश्किल होता है जब एक टीम शुरू से आखिर तक जीतती चली जाती है। वहाँ आप ये कह सकते हैं कि जी आपके खिलाड़ियों को, मतलब चूँकि टीम विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है और हमारी टीम ये जीत रही है, तो हम इसको चांस नहीं दे सकते। लेकिन ज़ाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सारे मैचेस तो जीते नहीं, उन्होंने 4 मैचेस हारे हैं, 5 जीते हैं, एक जो है वो बारिश की मेरे ख्याल से गालिबन नज़र हो गया था। तो वहाँ मतलब चांस मिलना चाहिए। जिस तरह आप ये देखें कि मुल्तान सुल्तान ने भी यही किया है, वक्तन फ़ौरन उन्होंने अपनी पोजीशंस भी आगे पीछे की हैं। इसी तरह से पेशावर ने, जो टीमें मतलब ये मतलब अटैकिंग क्रिकेट कहलाती है आज के ज़माने में, स्मार्ट क्रिकेट कहलाती है। अगर आप लकीर के फ़कीर होंगे और एक दायरे के अंदर बंद रह के ही मतलब उसी तरह से करते चले जाएंगे, तो फिर आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं निकलती। मैं ये समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो परफॉर्मेंस थी मजमूई तौर पे, जिस तरह से उन्होंने जितने मैचेस मतलब हारे हैं, उसके बाद ये सिचुएशन बनती थी कि उस्मान कादिर को भी एक आध मैच में उन्हें मौका दिया जाना चाहिए था। अगर हो सकता है कि एक आध या 2 मैचों में उनको मौका मिलता तो उनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि सामने आती। लेकिन बात यही है कि लग ऐसा रहा है कि जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने शायद ये जहन बना लिया, तो फ्रेंचाइज के ये इल्म में होती है ये बात, तो फिर वो उनको चांस नहीं देते बल्कि नए खिलाड़ियों को देते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा जा सके मुस्तकबिल के हवाले से। एक तो चीज़ ये है कि हो सकता है कि उनका आगे चांस ना हो, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस देंगे आइंदा तो चांस तो होगा। हो सकता है कि उनको इसलिए ना दिया हो कि भाई इनकी परफॉर्मेंस हमें पता है कितनी है, बाकी जो नए प्लेयर्स हैं इनको चांस दिया जाए। तो ये आपस में अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जितनी भी फ्रेंचाइज हैं जो इमर्जिंग प्लेयर के हवाले से या जो मतलब अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं, नए नौजवान खिलाड़ी होते हैं, उनके हवाले से। तो ये बहुत सी चीज़ें जो है हमें सामने नज़र आ रही होती हैं, वो पसे पर्दा थोड़ी सी कुछ और होती हैं। हम तो मतलब जज्बाती हो जाते हैं शायकीन के, यार ये टीम क्यों हार गई या कोई वो क्यों जीत गई, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब जो एक सुनने में बात आती है, ये मतलब हम नहीं कह रहे। तो इस तरह का मतलब परसेप्शन होता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये बहरहाल हौसला अफजा बात है कि जितने भी नए खिलाड़ियों ने इस PSL में शिरकत की, उसमें से ज़्यादातर खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन हम कभी भी ये बात नहीं करते कि जो फॉरेन खिलाड़ी हमारी जो फ्रेंचाइज में खेलते हैं उनके ऊपर हम बात नहीं करते कि वो कई सालों से क्या परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं और उन्होंने किसने परफॉर्मेंस पेश की। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पे जो हमारे फॉरेन मतलब प्लेयर्स थे उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हमें नज़र नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अपने अकील खान की जो मतलब परफॉर्मेंस थी जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से, उन्होंने जो है मैं समझता हूँ कि सर ऊंचा कर दिया फॉरेन प्लेयर्स का कि कम से कम उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। फिर यहाँ पे उस्मान खान का जिक्र ना करना जो है बड़ी ज़्यादती होगी, जो ज़ाहिर है दुबई सेटल हो गए हैं और अब मतलब ये इत्तलात हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात मतलब कह दी है कि चूँकि उस्मान खान जो हैं वो दुबई मतलब रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं, तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम में उनको हम मतलब कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस्मान खान वो वाहिद बैटर हैं इस PSL की हिस्ट्री के जिन्होंने लास्ट ईयर भी सेंचुरी की थी और अभी फिर उन्होंने 2 सेंचुरीज की हैं। ऐसा कोई बैटर हमारे पास सामने नहीं आया। 2 सेंचुरी है, फिर 94 रन की इनिंग मजीद है। हाँ, 94 रन भी किए, तो ये जो है एक बड़ी मार्कतुल बात है। अगर काश मतलब ये कि यहाँ पे जैसे बहुत से खिलाड़ियों को शिकायत है और बहुत से खिलाड़ी जो है इस चीज़ का रोना रोते हुए कि यहाँ पे मेरिट पे मतलब टीमें सेलेक्ट नहीं होती, वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर की लीग्स में तवज्जो दे रहे हैं, जैसे कुछ पाकिस्तानी
अमेरिका भी गए हैं और देखना ये कि वो वहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते। लेकिन उस्मान खान के थोड़ा सा उनकी बैड लक है कि उनकी टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, वरना उनके साथ भी ये टैग आ जाता कि वो वर्ल्ड कप में शरीक हो चुके हैं। तो इस दफ़े तो मतलब ये कि उनकी टीम नहीं है, नहीं क्वालिफाई कर चलें, टाइम हमारे पास कम है थोड़ा सा। इकबाल साहब, चारों टीमों में कौन सी टीम को फेवरेट आप देख रहे हैं? देखें, अभी तक तो जितनी कंसिस्टेंट है वो तो मुल्तान सुल्तान ही है, ठीक है ना। और रिजवान का जो टेम्परामेंट है और जिस तरीके से वो लीडरशिप करते हैं और रिलैक्स माहौल में, तो मैं समझता हूँ कि उनके चांसेस ज़्यादा हैं। इवन लास्ट ईयर में भी देखें तो चलें, इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि चारों टीमों में मुल्तान सुल्तान को फेवरेट करार दे रहे हैं कि वो टीम फाइनल खेलती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, रियाज साहब आपका। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।